इसमें भी ला दीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर स्टार्ट हो गया था अपना। वेक्टर में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक ऐड पर बात कर लिया था। ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हो गई थी। एक वर्कशीट दिया था मैंने आपको करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री का, लगभग बच्चों ने कर करके उसको मुझे भेजा भी। और ट्रिगोनोमेट्रिक में कुछ कॉमन डाउट भी आप लोगों के मेरे पास आए हुए हैं, जैसे शायद 5, 6, 7 इस क्वेश्चन में आपको कुछ दिक्कत थी। तो जिन जिन बच्चों का डाउट आया हुआ है उसको मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट क्लास में उसको एड्रेस कर दूंगा, ठीक है। और एक ट्रिगोनोमेट्री में स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन में आप लोगों को शायद थोड़ी सी दिक्कत थी। मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं इसको भी एड्रेस कर दूंगा। एक बच्चे ने लेटेंट हीट की डायमेंशन पूछ रखी थी, मैंने कहा था कि इसको भी मैं ये शायद दूसरे बैच का लेटेंट हीट वाला होगा, आपका नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी डाउट आपकी ट्रिगोनोमेट्री में आया हुआ है उसको मैं एक बार एड्रेस कर देता हूं। उसके बाद हम लोग वेक्टर की तरफ चले जाएंगे, जहां वेक्टर में हमने क्या क्या बात की थी उसकी बात करेंगे, ठीक है। ओके, ट्रिगोनोमेट्री में जो हम लोगों के डाउट आया है, एक तो 5, 6, 7, 8 वाले में कुछ बच्चों के डाउट आया हुआ है। तो मैं आपको एक बार जरा बता देता हूं। 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन, इनमें हल्का सा हिंट दे देता हूं मैं आपको, ठीक है। ध्यान देंगे जरा। 5 नंबर क्वेश्चन जो था हमारा, ये था 1 माइनस का कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 10 इनवर्स ए बाई 2। सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे। आपको पता है ना, कॉस ए बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। तो 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। कॉस ए का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस ए ये होता है और 1 माइनस कॉस ए ये होता है। तो हम लोग 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू रख देते हैं 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 और 1 प्लस कॉस ए की वैल्यू रख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए बाई 2। तो हमने ये कर दिया कि 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए 10 स्क्वायर ए बाई 2 होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो आपके डाउट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन पाई बाई 8 की वैल्यू आप लोगों को बतानी है, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 8 की वैल्यू, साइन 5 पाई बाई 8 की वैल्यू हमें बतानी है। ये थोड़ा सा एक बार मैं आपको बता रहा हूं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है, जहां थीटा लाई करना चाहिए माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में। ये ध्यान रहे आपको, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है, लेकिन जो थीटा है वो लाई करनी चाहिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, ठीक है। अब ये कंडीशन है, उसकी वजह भी है क्योंकि साइन 90 की वैल्यू -1 होती है और ये वाली +1 होती है। तो -1 से +1 के बीच में साइन की वैल्यू लाई करती है और उस वैल्यू के लिए हमने थीटा कहां से कहां के बीच में लिया है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2 के बीच में हमने लिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो, यहां ये वाली जो वैल्यू है देखो, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा वेयर माइनस पाई बाई 2, इसकी वजह मैंने आपको बता दी। साइन माइनस पाई बाई 2 -1 होता है
और ये +1 होता है और साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, तो उसके लिए हमने एंगल की वैल्यू जो लेनी है वो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में हमें एंगल की वैल्यू हमें लेनी है। ठीक है, तो जरा एक बार ध्यान दें, यहां जो थीटा है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, लेकिन यहां जो थीटा है वो -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है। ये वाली वैल्यू हमें π/2 से थोड़ी ज्यादा लग रही है, थोड़ी सी ज्यादा है। तो मैं एक काम करता हूं, साइन 5π/8 को मैं लिख देता हूं साइन पाई -3π/8। अब बात समझें, साइन π/8 को मैं लिख दूं क्या, साइन पाई -3π/8। ठीक है, तो साइन पाई -3π/8 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, और साइन 180 - थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा ही होता है। तो साइन π/8 को साइन 3π/8 लिख दो, क्योंकि ये जो 3π/8 है ये π/2 से थोड़ी छोटी वैल्यू है। तो हम लिख देते हैं इसको साइन इनवर्स साइन 5π/8। इसको लिखा जा सकता है साइन 5/8 को 3π/8, और अब ये हो जाएगा आंसर में 3π/8। क्यों हो जाएगा आंसर में, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, लेकिन कंडीशन केवल इतनी है कि थीटा -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको कि साइन इनवर्स साइन 5π/8 का आंसर क्या है, 3π/8। ठीक है, ओके, नेक्स्ट की तरफ आ जाएं हम लोग। एक क्वेश्चन में इसका और बता देता हूं, कॉस इनवर्स कॉस 9π/8। एक और बता देता हूं, कॉस इनवर्स कॉस 9π/8। आपको बता रहा हूं फॉर्मूला है कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, लेकिन थीटा लाई करना चाहिए 0 से पाई के बीच में। उसकी वजह भी है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos पाई की वैल्यू -1 होती है। तो -1 और 1 के बीच में cos जाता है। cos थीटा बराबर x, जहां x लाई करता है किसके बीच में, -1 से +1 के बीच में। तो -1 कब आता है, जब पाई पर जाते हैं, और +1 तो थीटा cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा, लेकिन तभी जब थीटा 0 और पाई के बीच में लाई करता हो तभी होता है ये। ठीक है, तो अब देखो ये वाला तो पाई से ज्यादा वैल्यू है, तो मैं इसको cos 9π/8 को एक बार cos पाई प्लस π/8 में कह सकता हूं। अच्छा, cos पाई प्लस π/8 कहने से क्या हमारा काम हो जाएगा, देख लेते हैं। cos पाई प्लस π/8 ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ऑल साइन 10 180 प्लस थीटा है। ऑल साइन 10 cos, ऑल साइन 10 cos, cos तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाकर के क्या देता है भाई, देखो यदि मैंने पाई प्लस π/8 लिख दिया तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव दे देगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं लिख देता हूं 2 पाई माइनस का 7π/8। 2 पाई माइनस का 7π/8 लिखने से काम चलेगा क्या, 9π/8 है तो कितना हो जाएगा ये, 16 पाई माइनस 7 पाई। हाँ ये ठीक है। अच्छा, 7π/8 जो है वो पाई से छोटा भी है, ठीक बात है। दूसरी बात की फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई में कुछ माइनस हो रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव देता है, तो ये cos 7π/8 के इक्वल हो जाएगा। अब बात समझो, cos 2 पाई माइनस 7π/8 किसके इक्वल हो जाएगा, cos 7π/8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कर सकते हैं cos इनवर्स cos 9π/8
इसको मैं लिख देता हूं cos इनवर्स cos 7π/8 और इज इक्वल टू 7π/8। क्यों? क्योंकि cos इनवर्स cos थीटा थीटा होता है, बस थीटा 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। और ये वाला देखो cos इनवर्स cos थीटा, थीटा जो है यदि ये पहले 0 से पाई के बीच में लाई करता तो हम थीटा लिख देते, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये पाई के आगे लाई कर रहा है, इसीलिए इसको पाई के अंदर लाई कराने के लिए मैंने इसको 7π/8 के इक्वल लिख दिया है। तो 7π/8 के इक्वल लिखने के बाद cos इनवर्स cos 7π/8 किसके बराबर हो जाएगा? 7π/8 के इक्वल हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन मैंने बता दिया है और नोट्स में मैंने दे रखा है कि कहां से कहां के बीच में लाई होना चाहिए। tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है, जबकि -π/2 से +π/2 के बीच में थीटा लाई करना चाहिए। ठीक है, तो नोट्स में लिखा हुआ है ये, लेकिन आपका डाउट था तो मैंने दो एग्जांपल यहां पर आपको और बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको डाउट था, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूं। x इज इक्वल टू वी कॉस थीटा टे और y इज इक्वल टू वी साइन थीटा टे -12 GT स्क्वायर। कहता है x और y के बीच में रिलेशन निकालिए, उसको ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल कहते हैं, और इलिमिनेट टी को इल्यूमिनेट करना है इन दोनों इक्वेशनों से और रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई निकालना है, विच इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो मैं टी को ऊपर से लिख देता हूं एक्स बाय वी कॉस थीटा, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी कॉस थीटा लिख देता हूं मैं। ठीक है, और टी की वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा? वी साइन थीटा, टी की वैल्यू रख दो एक्स अपॉन वी कॉस थीटा -12 जी, टी की वैल्यू रख दो x अपॉन वी कॉस थीटा का स्क्वायर। y हो जाएगा यहां पे v से v कैंसिल, x tan थीटा -12 जी स्क्वायर v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हम और लिखना चाहें तो y इज इक्वल टू x tan थीटा और ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। बस y और x के बीच में क्वेश्चन बस इतना ही था कि y और x के बीच में रिलेशन निकालिए और t को इल्यूमिनेट कीजिए। इन दोनों इक्वेशनों से t को हटा देना था, इन दोनों इक्वेशन से t को हटाना है और y और x के बीच में क्या करना है? रिलेशन फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिक्कत था तो क्वेश्चन नंबर 8 बता देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जरा 8 नंबर देखें। x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस ओमेगा टे और y इज इक्वल टू -3 माइनस साइन ओमेगा टे। कहता है x और y में रिलेशन निकालिए और t को इन दोनों इक्वेशनों से एलिमिनेट कीजिए। तो इन दोनों इक्वेशनों से सर cos 9π/8 इज इक्वल टू cos 7π/8, तो दोनों आंसर नहीं ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते आदित्य, तुम्हें अभी अभी बताया गया है कि cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा होता है, लेकिन शर्त थीटा की यह है कि ये 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। तो हम cos इनवर्स cos 9π/8 को 9π/8 नहीं लिख सकते। 9π/8 क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 9π/8 जो है बेटा वो लार्जर देन पाई है, इसलिए cos इनवर्स cos 9π/8 को 9π/8 नहीं लिखा जा सकता। cos इनवर्स cos थीटा थीटा लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि 0 और पाई के बीच में लाई करना चाहिए थीटा। ठीक है आदित्य? ओके सर, प्लीज हिंट क्वेश्चन 9। ओके मोनिका, क्वेश्चन नंबर 8 पर जरा एक बार ध्यान दें।
हाँ इसमें दिख नहीं रहा है क्या वन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 पर जरा आप लोग ध्यान देंगे एक बार। x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, कहता है x और y के बीच में रिलेशन निकालिए, t को इल्यूमिनेट कीजिए। तो देखो बेटा मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस, तो कॉस ओमेगा t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स या 2 कॉस ओमेगा t, और कॉस ओमेगा t हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2 इक्वेशन 1। इससे मैं लिख देता हूं साइन ओमेगा t इज इक्वल टू -3 माइनस वाई इक्वेशन 2। t को इल्यूमिनेट करके स्क्वायर कर दें, इसको स्क्वायर एंड ऐड, इसका मतलब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू रख दें और साइन ओमेगा टी की वैल्यू रख दें। जब इस तरह से आ जाए कॉस के साथ ओमेगा टी और साइन के साथ ओमेगा टी, तो टी को एलिमिनेट करने का तरीका यही है कि आप स्क्वायर करके ऐड कर दें दोनों को। तो स्क्वायर करके यदि ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, और माइनस कॉमन यदि ले लें यहां से तो प्लस हो जाएगा 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर। मैं इससे ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, ये सफिशियंट है हमारे आंसर के लिए, क्योंकि अगला जो कहना चाहता था उसका आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई बताइए। अगला पूछना चाहता था कि रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई बताइए। ठीक है, ओके, ठीक है, और टी को इल्यूमिनेट कीजिए। तो हमारा मेन जो मोटो था वो ये था कि हम टी को इल्यूमिनेट कर दें, एक्स और वाई के बीच में एक इक्वेशन ला दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो डाउट में है उसको आप एक बार देख लें। क्वेश्चन नंबर 9, नाइन नंबर जो क्वेश्चन था आप लोगों का, 9 नंबर जो क्वेश्चन था वो कहता है बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड v और रेंज इज गिवन बाय साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय जे। देखो बेटा क्या होता है, जब एक बॉल को v वेलोसिटी से ऐसे फेंकते हैं तो ये बॉल यहां पे जाकर के गिरता है, जिसको रेंज कहते हैं बेटा। ये मान लो x है, ये y है। आप एक बॉल लो और उसको हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड पे ऐसे फेंको तो क्या होगा, थोड़ी दूर जाकर के गिरेगा ना। तो v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर एक बॉल फेंका गया है जिसका रेंज ये है। सॉरी, क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन 2 थीटा है, यहां रेंज मैक्सिमम कब होगा। यदि हम वेलोसिटी और g को नहीं बदल पाए तो रेंज के मैक्सिमम होने के लिए साइन 2 थीटा का 1 होना जरूरी है। रेंज के मैक्सिमम होने के लिए साइन 2 थीटा अपनी क्या मैक्सिमम वैल्यू रख सकता है। साइन जो भी है, साइन का जो भी है वो -1 से +1 के बीच में वैल्यू रख सकता है, चाहे वो साइन n थीटा हो, साइन थीटा हो, साइन के साथ जो भी है वो -1 से 1 के बीच की वैल्यू रख सकता है। तो रेंज के मैक्सिमम होने के लिए साइन 2 थीटा अपना एक मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। तो रेंज मैक्सिमम कब होगा, रेंज इज मैक्सिमम जब साइन 2 थीटा 1 हो जाए, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं हो सकता है साइन 2 थीटा। अच्छा 1 कब होता है बोलो, तो साइन 2 थीटा बराबर साइन 90 डिग्री ना। 1 कब होता है, साइन से साइन कैंसिल, 2 थीटा बराबर पाई बाई 2, तो थीटा बराबर पाई बाई 4। पाई बाई 4 के एंगल पर जब हम फेंकेंगे बेटा, 45 डिग्री के एंगल पर जब हम फेंकेंगे तो हमारा जो रेंज है, हम इस तरह से जब फेंकते हैं किसी भी चीज को, एक छोटा पत्थर लो और उसको मैक्सिमम डिस्टेंस तक यदि आपको फेंकना है तो आपको 45 डिग्री पर फेंकना होगा। ठीक है, तो रेंज के मैक्सिमम होने के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 मैक्सिमम हो सकती है। अच्छा मैक्सिमम रेंज क्या होगी ऐसे में, ऐसे में मैक्सिमम रेंज क्या होगी, मैक्सिमम रेंज होगी v स्क्वायर बाय जी। मैक्सिमम रेंज क्या होगी बोलो, v स्क्वायर बाय जी इज द मैक्सिमम रेंज, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, 1 हो सकती है।
ठीक है, तो आपको इसका डाउट मैंने बता दिया है। वर्कशीट के डाउट आप लोगों को मैंने बता दिया है। एक कुछ बच्चों ने पूछा था सर थोड़ा सा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के बारे में बता दें, तो मैं बता रहा हूं एक बार कि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन साइन थीटा ऑलमोस्ट थीटा के बराबर होता है बेटा, लेकिन थीटा लगभग 5 डिग्री से तो छोटा होना चाहिए। और साइन थीटा बराबर थीटा यूज करते हुए थीटा को रेडियन में लेना होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि साइन 2 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो साइन 2 डिग्री को पहले रेडियन में बदलो, तो 2 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, ये हो गया साइन पाई बाई 90। और साइन थीटा, क्योंकि ये 2 डिग्री 5 से छोटा है, इसलिए साइन 2 डिग्री इज इक्वल टू साइन पाई बाई 90 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पाई बाई 90। क्यों? क्योंकि साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, थीटा रेडियन में लेना है। ठीक है, साइन थीटा बराबर थीटा होता है, थीटा रेडियन में लेना है, तो 2 डिग्री को रेडियन में बदल दिया मैंने, तो साइन 2 डिग्री इज इक्वल टू साइन पाई बाई 90। तो साइन पाई बाई 90 किसके इक्वल होगा? पाई बाई 90। पाई की वैल्यू होती है 3.14 बाई 90, 1 बाई 30 के आसपास, तो साइन 2 डिग्री की वैल्यू लगभग 0.3 आएगी। नहीं, क्योंकि तुम समझो बेटा ये लगभग लगभग कहां जाएगा? 1 बाई 30, तो 0.33 ना, तो 0.35 कर देता हूं मैं इसको 0.35 कर देता हूं। ठीक है सर, साइन के प्लेस पर 10 होने पर कैसे सॉल्व होगा? क्वेश्चन 9। 10 की मैक्सिमम वैल्यू, क्वेश्चन 9 वैसे सॉल्व नहीं होगा दीक्षा। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है क्वेश्चन 9 में, लेकिन यदि 10 होता तो 10 की मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, 10 और कॉस इस तरह के मैक्सिमम वैल्यू के लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन काम में लेंगे, और वो जब मैं मैथमेटिकल ऐड पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तब बात करेंगे, मतलब काइनेमेटिक्स में बात करेंगे मैथमेटिकल ऐड में। ठीक है, अच्छा साइन 2 डिग्री की वैल्यू आप समझ गए 0.35 के आसपास होगी, तो वही मैंने वहां पे लिख रखा है कि कॉस थीटा जो है वो लगभग 1 के बराबर होता है, थीटा जो है वो 5 डिग्री से छोटा होना चाहिए। टेन थीटा ऑलमोस्ट थीटा होता है, बस थीटा 5 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अच्छा ये ध्यान रहे टेन थीटा बराबर थीटा लिखते हुए कि थीटा रेडियन में होना चाहिए, होना तो चाहिए 5 डिग्री से छोटा, लेकिन जब हम टेन थीटा को थीटा लिख रहे हैं तो हम रेडियन में कन्वर्ट करके लिख दें। और साइन 2 डिग्री की वैल्यू मैंने बता दिया है, तो आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाए वेक्टर पे क्या क्या बातें हो चुकी है, मैं उसका एक क्विक रिकैप कर रहा हूं आपके लिए। अब बहुत अच्छी बात है कि आपने पूरा वर्कशीट सॉल्व किया, और पूरा वर्कशीट सॉल्व करने के बाद आपने प्रॉपरली, मेरे पास क्या है कि अपने डाउट भेजे, बहुत बच्चों के डाउट आए हुए थे, इसलिए अपन ने चीजें प्रॉपरली कर ली हैं। ठीक है, ओके। ये नहीं चलेगा, सिंपल टाइप का कपड़ा चलेगा। ठीक है, ओके। तो जितने भी आपके डाउट थे मैंने आपको रिस्पांस में लिखा था कि आपके डाउट को मैं नेक्स्ट क्लास में एड्रेस कर दूंगा, और ये बहुत अच्छी बात है कि वर्कशीट 1 जो है वो बहुत बच्चों ने सॉल्व करके मुझे भेजी, और साथ में आपने अपना डाउट भी भेजा। तो आप जब भी वर्कशीट सॉल्व करें तो ये बहुत अच्छी बात है, आप वर्कशीट सॉल्व करके यदि आप मुझे भेजते हैं तो आप उसके साथ अपना डाउट लिख करके रखें। मैं अपने नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को एड्रेस कर दूंगा, ये हो सकता है 1 क्लास छोड़ के 2 क्लास छोड़ के भी कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक ऐड के डाउट जो भी थे आपके वो मैंने एड्रेस कर दिया है। वेक्टर में क्या बात चल रही थी जरा उस पे आओ एक बार, वेक्टर में हम लोगों के बीच में क्या बातें हो गई थी। वेक्टर में मैंने आपको यह बता दिया था कि वेक्टर वो चीज है जिसको मैग्नीट्यूड और यूनिट तो चाहिए,
मैग्नीट्यूड और यूनिट तो सबको ही चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए, एज वेल एज डायरेक्शन भी चाहिए, एज वेल एज डायरेक्शन चाहिए। ये बात हमने कह दिया था कि वेक्टर वो है जिसको मैग्नीट्यूड एंड यूनिट चाहिए, एज वेल एज डायरेक्शन चाहिए। वेक्टर की आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने ये बात बताई थी आपको कि केवल स्केलर स्केलर है तो स्केलर ही बनेगा, स्केलर इंटू वेक्टर है तो वेक्टर बनेगा, वेक्टर इंटू वेक्टर है तो दो बातें हो सकती हैं, ठीक है। फिर हम चले गए थे वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन पर, फिर हम चले गए थे कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, और उसके लिए मैंने एक ही बात बताई थी कि एरो रिप्रेजेंट द वेक्टर। एरो की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड शो करती है, और ये जो है एरो ये डायरेक्शन शो करता है, और एरो की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड शो करती है। मैंने कहा था कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो मैग्नीट्यूड बता दो एंड एंगल बता दो एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ, और एक तरीका मैंने बताया था कि एक कंपोनेंट फॉर्म है, मतलब एक्स एक्सिस पर कितना कंपोनेंट काटता है, वाई एक्सिस पर कितना कंपोनेंट काटता है, जेड एक्सिस पर कितना कंपोनेंट काटता है, ये दो तरीके हैं। और मैंने बता दिया था कि एंगल और मैग्नीट्यूड गिवन हो तो कंपोनेंट कैसे लिखते हैं, और कंपोनेंट गिवन हो तो मैग्नीट्यूड और एंगल कैसे लिखते हैं, ये बात हमारे बीच में हो गई थी। खास करके 2 डायमेंशनल वेक्टर के लिए हमारे बीच ये बात हो चुकी थी। थोड़ा अलग तरीके से वेक्टर को लेकर के प्रोसेस कर रहा हूं मैं, क्योंकि इस तरह से वेक्टर सीखने में यह है कि थोड़ी डेप्थ ज्यादा मिल जाती है। एक ट्रेडिशनल मेथड होता है वेक्टर सीखने का, एडिशन ऑफ वेक्टर शुरू में आ गया और आ गया, धीरे धीरे नहीं। हम लोग इन डेप्थ जाने का प्रयास करेंगे तो यही मेथड थोड़ा सा अलग है हमारा मेथड, ये सीखने का वेक्टर। तो मैं सबसे पहले आपको क्या बता रहा हूं मैं, इससे हम थोड़ा इन डेप्थ वेक्टर सीख पाएंगे और वेक्टर की बेसिक बातें हमारे दिमाग में ज्यादा आएंगी। वेक्टर में मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड एंड यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए, और वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके मैंने आपको बताए थे। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के दो टाइप्स हो सकते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और एंगल, और दूसरा कंपोनेंट फॉर्म। मैग्नीट्यूड और एंगल जो है उसकी भी बात मैंने इससे इसमें कन्वर्जन और इससे इसमें कन्वर्जन की बात हमने कर ली है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आप ये बात समझें, जैसे कि मैं एक एग्जांपल कह रहा हूं बेटा, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i + 4j कैप। एक वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है बेटा, बताओ कि ये कंपोनेंट फॉर्म में है या मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में है, पहले तो ये बताओ। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि ए वेक्टर इज दिस, ए वेक्टर इज दिस, ये किस फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में है या कंपोनेंट फॉर्म में है? ये जो वेक्टर है ये किस फॉर्म में लिखा गया है? दिख रहा है ये कंपोनेंट फॉर्म में है बेटा, क्योंकि एक्स एक्सिस, आई कैप का मतलब होता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर इसका कंपोनेंट 3 है और वाई एक्सिस पर इसका कंपोनेंट 4 है। इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि ये जो वेक्टर है बेटा, इसका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स पर ये 3 कंपोनेंट काटता है, तो इसका ए एक्स जो है वो 3 है और इसका जो ए वाई है वो 4 है। तो देखा जाए तो ये वाला पॉइंट होगा और वेक्टर ये है। यस, कंपोनेंट फॉर्म है, वेरी गुड। और इस वेक्टर को यदि रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या है, ये वो वेक्टर है जो x पर तो 3 काटता है और y पर ये काटता है, ठीक। अच्छा, इसी को जब हम मैग्नीट्यूड और एंगल में बदलते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या है, ये हमने बात कर लिया था, ax² + ay² है ये, नहीं। मैग्नीट्यूड क्या है ये, तो हमने बात कर लिया था, ये ax है, ये ay है, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, √ax² + ay²। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड है 5। और हमने ये भी निकाल लिया था कि tan θ = ay/ax, tan θ = ay/ax। तो इसका एंगल क्या है, ay है 4, ax है इसका 3, ax कितना है इसका 3 है, ay क्या है इसका 4 है। तो tan θ बराबर ये, तो थीटा 53 डिग्री है बेटा।
तो यदि हम वैसे इसकी बात करें, इसी को यदि हम ऐसे लिखना चाहें कि 5 है और एक्स एक्सिस से 53 डिग्री, तो ये कौन सा फॉर्म है? ये है मैग्नीट्यूड एंड एंगल फॉर्म। यदि इसी वेक्टर को हम लिखें कि मैग्नीट्यूड है 5 और 53 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये क्या है? 5 और 53 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। यस, ये क्या है? ये इसका मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्म है। ये इसका मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म है और ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला जो फॉर्म है, ये कंपोनेंट फॉर्म है। ठीक है, 2 डायमेंशन वेक्टर के लिए हमारे बीच में ये बात हो चुकी है। आज आपको वर्कशीट 2 प्रोवाइड कर दूंगा और वेक्टर के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ट्रिगोनोमेट्रिक ऐड के हमने सारे नोट्स आपको दे दिए, वर्कशीट दे दिया उसका फर्स्ट। आज वेक्टर के नोट्स दे दूंगा आज जहां तक हो जाएगा, और प्लस आपको वर्कशीट 2 प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वेक्टर को लिखना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वर्कशीट 2। ओके, मेरा एक एग्जाम्पल है, जरा इस एग्जाम्पल को समझना आप। मैं कह रहा हूं दिस इज द वेक्टर, दिस इज द वेक्टर मेकिंग 45 डिग्री, हैविंग ए मैग्नीट्यूड ऑफ 10√2 यूनिट, हैविंग 45 डिग्री विथ माइनस एक्स एक्सिस। ये माइनस एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री ऐसे बना रहा है। इसका कंपोनेंट फॉर्म लिखना है बेटा, राइट डाउन इट्स कंपोनेंट फॉर्म। मेरा नया क्वेश्चन आप समझ गए? मेरा नया क्वेश्चन ये बेटा कि एक्स और वाई है, ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10√2 यूनिट है। ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 10√2 यूनिट मेकिंग 45 डिग्री विथ माइनस एक्स एक्सिस, मेकिंग 45 डिग्री विथ माइनस एक्स एक्सिस, राइट डाउन इन कंपोनेंट फॉर्म। ये मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में है। यदि इतना दे दे तो वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल ही रही है। यदि इतना दे दे तो इतना तो पता चल ही रहा है। इसका कंपोनेंट फॉर्म बताओ बेटा, व्हाट इज द कंपोनेंट फॉर्म? कंपोनेंट फॉर्म निकालने के लिए, कंपोनेंट फॉर्म निकालने के लिए एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। ये जो यहां से यहां तक कटता है बेटा, ये होता है एक्स कंपोनेंट, और वाई एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर कटता है वो होता है वाई कंपोनेंट। तो ये वाला हो गया यहां से यहां तक ए एक्स और ये वाला यहां से यहां तक ए वाई। ठीक है, बताओ क्या हो जाएगा? हमें एक्स निकालना है और ये यहां से यहां तक ए दिया हुआ है। तो मैं लिखता हूं बेटा cos 45 डिग्री इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए, 1/√2 इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन 10√2, तो ए एक्स इज इक्वल टू 10। अच्छा, ये वाला ए वाई है तो ये वाला भी क्या है? ए वाई है। अब जो थोड़ा ध्यान से समझना, ये वाला भी ए वाई है। ठीक है, तो ये वाला जब ए वाई है तो क्या लिखें? साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए। साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो यहां से यहां तक कितना है? ये ए वाई, और ये यहां से यहां तक कितना है? 10√2। तो ए वाई क्या हो जाएगा? 1/√2 इज इक्वल टू ए वाई अपॉन 10√2। तो ए वाई क्या हो जाएगा? बोलो 10। अच्छा, आप ध्यान देना जरा, एक्स में जो कंपोनेंट काटा है वो नेगेटिव है और वाई में जो कंपोनेंट काटा है दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। एक्स में जो कंपोनेंट है वो भी नेगेटिव काटा है और वाई में कंपोनेंट भी नेगेटिव काटा है। तो यस, हम लिख सकते हैं -10, -10। अच्छा, इसको वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखा जाए? -10 i कैप -10 j कैप। 10√2 45 का एंगल जो बना रहा है, तो तुम बताओ इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाए? वेक्टर फॉर्म में इसी को लिखा जाएगा -10 i कैप -10 j कैप। तो मैग्नीट्यूड और एंगल गिवन है, कंपोनेंट फॉर्म में लिखना बताया है मैंने आपको। दिस इज मैग्नीट्यूड एंड एंगल, और राइट डाउन इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म दे दे मैग्नीट्यूड एंगल, मैग्नीट्यूड एंगल दे दे कंपोनेंट फॉर्म। 2 डायमेंशनल वेक्टर सिखा रहा हूं अभी मैं आपको,
और आज आपका वर्कशॉप 2 वर्कशीट 2 मिल जाएगा आपको। और वर्कशीट 2 में सिर्फ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे आज हम, ठीक है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड मोनिका, रीति, कल्पना, नीरज, गुड। एक और एग्जांपल दे रहा हूं जरा मैं आपको। आई होप कि आप सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं 2 डायमेंशन का। मैं एक एग्जांपल कह रहा हूं कि एक वेक्टर है, एक वेक्टर है जो एंगल बना रहा है 307 डिग्री और 10 न्यूटन का एक फोर्स है, 10 न्यूटन है। ये एक वेक्टर है, 10 न्यूटन का फोर्स एक वेक्टर होता है बेटा। और ये जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, 307 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो तुम्हें पता है ना कि 307 बोले या इधर से 53 बोले, बात एक ही है। इसको बताना है कंपोनेंट फॉर्म में। अच्छा देखो, ये वाला 307 है तो ये वाला कितना होगा 53। क्या निकालना है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। एक्स वाई कंपोनेंट के लिए क्या करते हैं, एक्स वाई कंपोनेंट के लिए एक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और यहां से यहां तक की लेंथ जो है वो एक्स कंपोनेंट कहलाती है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्स कंपोनेंट? वेक्टर की टिप से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वर्टेक्स से, तो यहां से यहां एक्स एक्सिस पर जो लेंथ काटता है उसको क्या कहते हैं, एक्स कंपोनेंट। और वाई एक्सिस पर जो ये लेंथ काटता है उसको क्या कहते हैं, वाई कंपोनेंट, ए वाई कहते हैं। अब देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे cos 53 इज इक्वल टू ax बाय 10, ठीक है क्या। cos 53 ये ट्रायंगल हुआ बेटा और बेस cos 53 इज इक्वल टू ax बाय 10, तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू 10 इज इक्वल टू ax और ax इज इक्वल टू 6। ये वाला यहां से यहां तक ay है तो ये भी यहां से यहां तक ay है क्योंकि सेम लेंथ है ये। तो यहां मैं लिख देता हूं sin 53 इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए। तो sin 53 क्या हो गया बोलो, ए वाई अपॉन ए मतलब यहां से यहां तक की लेंथ, या एफ भी कह सकते हैं। तो ए वाई हो गया बेटा 10 इंटू 4/5 8। अच्छा, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव काटा है और वाई कंपोनेंट नेगेटिव काटा है, तो यदि हम इस वेक्टर को लिखना चाहेंगे बेटा तो माइनस ये हो जाएगा 6i कैप माइनस 8j कैप। तो ये जो वेक्टर है वो क्या है, 6i कैप माइनस 8j कैप। गुड सृष्टि, 6i कैप माइनस 8j कैप। तो कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दे और एंगल दे दे रिप्रेजेंट करते हुए, तो कैसे करना है पता चल गया ना बेटा, वेरी नाइस। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं समझने के लिए, 2 डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है, फिर हम लोग 3 डायमेंशनल वेक्टर की तरफ जाएंगे। अब हम लोग 3 डायमेंशनल वेक्टर की तरफ चलते हैं। नहीं, एक और एग्जांपल दे देता हूं। मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए बोट, देखो बेटा जब हम ऐसे दिखाते हैं तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ठीक। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। और एक स्पीड ऑफ ए बोट, स्पीड ऑफ ए बोट इज 10 मीटर पर सेकेंड, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। वेक्टर फॉर्म में लिखना है बेटा। एक तरीके से वेलोसिटी है, स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड,
मैग्नीट्यूड दे दिया बेटा 10 मीटर पर सेकेंड, और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब डायरेक्शन। भाई एक्स वाई एक्सिस में भी कह सकते हैं, नॉर्थ साउथ में भी कह सकते हैं। तो अगला कह रहा है कि ये तो है मैग्नीट्यूड 10 का और 30 डिग्री ईस्ट है नॉर्थ से, तो नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट किसके साथ? नॉर्थ के साथ, और स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। कंपोनेंट फॉर्म में बताना है बेटा इसको, कंपोनेंट फॉर्म। बोलो अब क्या करें? अब एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो ये 30, तो ये 30, इसको कहेंगे एक्स कंपोनेंट और इसको कहेंगे वाई कंपोनेंट। यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये है वाई कंपोनेंट। तो क्या हो जाएगा बोलो? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए एक्स बाय साइन 30, ये 90 है, साइन 30 क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय दिस, तो 1/2 इज इक्वल टू ए एक्स बाय ए एक्स क्या हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। cos 30 इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए वाई क्या हो गया? 10 इंटू √3/2, 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट? x में 5i कैप और 5√3 j कैप। तो ये जो स्पीड ऑफ बोट है बेटा, इस बार ये वाला cos थीटा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये वाला 30 तो ये वाला 30, तो ये निकालने के लिए साइन 30, क्योंकि एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है बेटा, और ये वाला बनेगा बेस। समझ रहे हो आप? तो 5i कैप प्लस 5√3 j कैप। वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड दीक्षा। ठीक है, तो 2 डायमेंशन वेक्टर में बहुत चीजें बता दी मैंने आपको। खास करके क्या बताया? एक क्विक रिकैप आप समझें। सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं? वेक्टर क्या है और वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के कितने तरीके हैं। 2 मेथड हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के, मैग्नीट्यूड और एंगल बता दो किसी के साथ, और नहीं तो कंपोनेंट बता दो कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स पर कितना काटता है, वाई पर कितना, और ठीक है, 2 तरीके। बहुत से एग्जांपल हमने आपको दे दिए। अच्छा, 2 डायमेंशनल वेक्टर यदि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप हो कंपोनेंट फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड बताओ क्या होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। एंगल बताओ क्या होगा? ए वाई अपॉन ए एक्स, राइट? ठीक है। और यदि कोई वेक्टर थीटा एंगल बना रहा हो, ए वेक्टर थीटा एंगल बना रहा हो, कंपोनेंट क्या होगा? ए कॉस थीटा, वाई क्या होगा? ए साइन थीटा। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो अब आपको मैं नेक्स्ट पर ले जाता हूं। यस, कंसीडर कर सकते हैं आदित्य, ठीक है। अब आ जाओ, वेक्टर इज 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में मैं जा रहा हूं 3 डायमेंशनल वेक्टर पर। थोड़ा ध्यान से सीखेंगे आप इसको। 3 डायमेंशनल वेक्टर, व्हेन वेक्टर इज 3 डायमेंशनल, समझना। When vector is 3 dimensional, ठीक है, 3 डायमेंशनल वेक्टर की तरफ जा रहा हूं मैं। एक बार बात समझना, देखो ये मैंने कहा वाई एक्सिस है, ये मैंने कहा एक्स एक्सिस है, और ये वाले एक्सिस को मैंने जेड एक्सिस ले लिया है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। थोड़ा समझो बात।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्चुअली में जेड एक्सिस ऐसे होता नहीं है, एक्चुअल में जेड एक्सिस ऐसे है ये, ठीक है। जेड एक्सिस मतलब 3 डायमेंशनल ना, तो एक्स यदि इस प्लेन में है तो वाई इस प्लेन में है और जेड इस प्लेन में है। ओके, समझ रहे हो आप बात? आप ऐसे भी समझोगे तो एक्स वाई जेड समझ लेना, मैंने एक्स वाई ब्लैक बोर्ड के प्लेन में ले लिया है, तो जेड जो है ना वो दिखाया जरूर मैंने ऐसे है, लेकिन 3 डायमेंशनल का जेड एक्सिस ये है बेटा, ये दिस वन इज जेड एक्सिस, ठीक है। और कोई वेक्टर भी हमारा 3 डायमेंशन में है ऐसे, मतलब एक्स में, वाई में और जेड में, तीनों में है। मेरी बात समझना, थोड़ा गौर से समझना अभी आप, थोड़ा सा 3 डायमेंशनल को हमें इमेजिन करना पड़ता है बेटा। अब जैसे मैं रूम में ही ले रहा हूं, एक बात समझो, ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा जेड एक्सिस। एक रूम के कॉर्नर को लेकर के भी हम कर सकते हैं। रूम के कॉर्नर को मैं इधर एक्स ले रहा हूं, इधर वाई ले रहा हूं और इधर जेड ले रहा हूं। रूम के कॉर्नर से ये एक्स, ये वाई, और रूम के कॉर्नर का जो ये वाला पार्ट हुआ बेटा, ये वाला मैं क्या ले रहा हूं, जेड, ठीक है। ये वाला एक्स ले रहा हूं, ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस और ये वाला जेड एक्सिस। और कोई वेक्टर यूं है बेटा, यूं, तीनों डायमेंशन में है वेक्टर। केवल प्लेन में यदि वेक्टर हो तो उसको कहते हैं 2 डायमेंशनल वेक्टर, लेकिन अब वेक्टर बेटा यूं है, यूं, तो ये जो वेक्टर है ये कैसा वेक्टर हुआ, ये वेक्टर 3 डायमेंशनल वेक्टर हुआ बेटा। ये रहा, ये वेक्टर ऐसे है, तो क्या ये एक्स वाई प्लेन में आ पा रहा है? नहीं आ पा रहा है। ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में आ रहा है, देखो एक्स वाई प्लेन में ये वेक्टर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये वाला जेड एक्सिस है बेटा, ये वाला है जेड एक्सिस, ओके, दिस वन इज जेड एक्सिस, और ये है कोई वेक्टर, समझ रहे हो आप बात? ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और दिस वन इज ए वेक्टर, ठीक है ना। ये एक्स, ये वाई और ये जेड, और दिस वन इज ए वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है ये 3 डायमेंशन है। इस 3 डायमेंशन से हम कैसे निकालेंगे प्रोजेक्शन, कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? मान लो वेक्टर दे दे और तीनों एक्सिस के साथ एंगल दे दे कि एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा बनाता है। एक वेक्टर दे दे और तीनों के साथ एंगल दे दे, देखो ये रहा वेक्टर और तीनों के साथ एंगल दे दे, एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा बनाता है। कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको एक्स जेड प्लेन पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, एक्स जेड पे एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, और इसका फिर वाई पर एक कंपोनेंट डालेंगे। अब मैं एक बार, इससे मैंने समझा दिया, अब मैं ऐसे समझा रहा हूं, जरा ध्यान देना। देखो बेटा, ये है हमारा वेक्टर, ये ध्यान रहे, ये हमारा जो वेक्टर है ये एक्स वाई प्लेन में नहीं है, ये मैंने बता दिया है आपको। तो इससे हम सबसे पहले ये हमारा वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर है, हम सबसे पहले परपेंडिकुलर इस प्लेन पे डालेंगे। ये परपेंडिकुलर हो गया इस प्लेन पर, ये एक्स जेड प्लेन है बेटा। एक्स जेड प्लेन मतलब आप समझ गए हैं, एक्स जेड प्लेन का मतलब ये है एक्स और ये है जेड, और जो वेक्टर था ऐसे उसका हमने परपेंडिकुलर इस प्लेन पे डाल दिया। इस प्लेन पर जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इससे मैं यहां पे आ गया, यहां पे इस प्लेन के बाद मैंने आज जब परपेंडिकुलर दोनों तरफ डाला तो ये वाला हो गया एक्स कंपोनेंट, ये वाला हो गया एक्स कंपोनेंट और ये वाला हो गया जेड कंपोनेंट। ये आप समझे? इससे मैंने इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डाला और प्लेन से जब मैंने एक्स और जेड लिया तो ये हुआ एक्स कंपोनेंट, ये हुआ जेड कंपोनेंट। और वैसे ही जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जब मैंने वाई पर, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया वाई कंपोनेंट, ठीक है। परपेंडिकुलर जब मैंने ड्रॉ किया वाई पर तो ये वाला हो गया क्या, ठीक है।
अब आप बात समझ गए कैसे हुआ ये, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट इसका कैसे निकला है, बात समझे हो? गुड। एक बात जरा समझ लेना, फिर से समझा रहा हूं मैं चीजों को। देखो ये है हमारे पास x, y और z। देख लो ये वाला x एक्सिस, ये वाला y एक्सिस, ये वाला z एक्सिस, दिस वन इज द वेक्टर। तो x z पर यहां से कंपोनेंट डालो, किस प्लेन पर, x z प्लेन पर। इस वेक्टर से कंपोनेंट डाल दो परपेंडिकुलर, यहां से जब इधर लाएंगे तो ax और यहां लाएंगे तो ay az, और इस वेक्टर से जब यहां परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये होगा ay। ठीक है, क्लियर है? ये देखो ऐसे है, इसको इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला और यहां से इधर जाएंगे x और इधर जाएंगे z, और इस वेक्टर से जब यहां परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वाला बनेगा कौन, y। अच्छा ये वाला जो वेक्टर है बेटा, ये x एक्सिस से अल्फा बनाता है और y से बीटा। अच्छा समझो बात, इसका लेंथ है a और y से ये एंगल बनाता है बीटा, तो ये वाला a cos बीटा हो जाएगा अपने आप, क्योंकि ये वाला देखो y है और ये वाला y एक्सिस के साथ बीटा बनाता है, परपेंडिकुलर डाला है, तो cos बीटा बराबर ए वाई अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा ए वाई, ए cos बीटा। तो सिमिलरली क्या गिवन है आपका, जरा बात समझना, ए मैग्नीट्यूड एंड एंगल गिवन है, मैग्नीट्यूड एंड एंगल गिवन, ए गिवन है, अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है, गामा गिवन है। ए क्या है, मैग्नीट्यूड, ए क्या है मैग्नीट्यूड, अल्फा क्या है, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये वाला एंगल। देखो ये ध्यान रखना तुम कि ये वाला ऐसे नहीं है, ऐसे है, तो ये वाला एंगल, और बीटा एंगल फ्रॉम वाई एक्सिस, ये बीटा है। ठीक है, तो एक्स जो है वो हो जाता है ए कॉस अल्फा, ए वाई हो जाता है ए कॉस बीटा, और ए जेड हो जाता है ए कॉस गामा, ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा, ए कॉस गामा। बात समझे हो भाई? बात एक बार और समझा देता हूं मैं अभी आपको। भाई जिस एक्सिस के साथ एंगल गिवन है, जिस एक्सिस के साथ एंगल गिवन है, मान लो ये एंगल बीटा गिवन है, तो यहां से परपेंडिकुलर डाला तो अपने आप ये ए कॉस बीटा होगा। तो यदि एंगल गिवन है, 3 डायमेंशन में क्या क्या गिवन होता है, एंगल गिवन होता है एक्स और वाई और जेड से, और मैग्नीट्यूड गिवन होता है। अब आपको बहुत ज्यादा अब इस पे ध्यान नहीं देना, आप इसके फॉर्मुलाइजेशन पर ध्यान दो। 3 डायमेंशन को एक बार आप विजुलाइज करने का प्रयास करना अपने रूम कॉर्नर के साथ। ठीक है, अब बात समझे, एक्स क्या हो जाएगा बोलो, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा, बी ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा, और ए जेड इज इक्वल टू ए कॉस गामा। तो मैग्नीट्यूड इज गिवन, एंगल इज गिवन, तो कंपोनेंट हमने निकाला है इसका। ठीक, एक और तरीका होता है, कंपोनेंट फॉर्म गिवन हो, कंपोनेंट फॉर्म गिवन हो तो दूसरी बात समझना जरा, कंपोनेंट फॉर्म गिवन हो मतलब एक्स गिवन हो, ए वाई गिवन हो और ए जेड गिवन हो, मतलब तुम्हें वेक्टर दिया हुआ है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। एक्स एक्सिस के अलोंग जो है बेटा आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप होता है, और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप होता है। तो देखो बेटा एक्स क्या है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बात समझना, मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। जब 2 डायमेंशन था एक्स और ए वाई तो मैग्नीट्यूड कैसे आ रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर रूट। जब 3 डायमेंशनल होगा ए एक्स ए वाई और ए जेड तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर कॉस अल्फा। और एंगल कैसे आएगा, कॉस अल्फा बराबर ए एक्स अपॉन ए। यहां से देखो कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए, तो एक्स कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड, कॉस बीटा बराबर क्या आएगा, ए वाई अपॉन ए,
और कॉस गामा क्या आएगा, ए जेड अपॉन ए, कॉस गामा ए जेड अपॉन मैग्नीट्यूड। तो यदि कंपोनेंट फॉर्म दिया हुआ हो तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो, फिर कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, ए एक्स बाई ए, कॉस बीटा क्या हो जाएगा, ए वाई बाई ए, और कॉस गामा क्या हो जाएगा, ए जेड अपॉन ए। तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या समझे तुम, एक वेक्टर यदि 3 डायमेंशनल हो, उसका मैग्नीट्यूड एंगल गिवन हो तो कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक वेक्टर यदि कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो तो उसका मैग्नीट्यूड और एंगल निकाल सकते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल मैं पहले बताता हूं आपको, उससे जरा समझेंगे एक बार। ठीक है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन बताता है और कॉस वाला एंगल है, कॉस का एंगल है और डायरेक्शन बताने के काम में आता है, तो इसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब इस बात को जरा आप समझेंगे, एक एग्जांपल की तरफ ले जा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल कह रहा हूं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए, एक वेक्टर है 5i कैप प्लस 5√2 j कैप प्लस 5k कैप। पहले बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये किस फॉर्म में है बताओ। पहले तो सबसे पहले ये बताओ कि ये जो वेक्टर मैंने 3 डायमेंशन लिखा है ये किस फॉर्म में है, कंपोनेंट फॉर्म में है ना, क्योंकि ax दे दिया, ay दे दिया और az दे दिया। मैं इस कंपोनेंट फॉर्म को बदलना चाहता हूं मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्म में। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बोलो, ए हो जाएगा ax स्क्वायर ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बोलो, ax स्क्वायर, ax क्या है 5, ay क्या है 5√2 और az क्या है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो 25 प्लस 50 प्लस 25, ये हो जाएगा 100, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10। बताओ कॉस अल्फा कैसे निकालते हैं, ax बाय ax है 5/10 1/2, अल्फा 60 डिग्री, मतलब ये जो वेक्टर है वो x एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। अच्छा, कॉस बीटा कैसे निकालते हैं, ay बाय ay है 5√2/10, ये हो गया 1/√2, बीटा हो गया 45 डिग्री, और कॉस गामा इज इक्वल टू ए जेड बाय ए, 5/10 1/2, गामा हो गया 60 डिग्री। तो हमने इसको बदल लिया मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्म में। मैग्नीट्यूड क्या है 10 और 60, 45 और 60, तो ये दिया हुआ है कंपोनेंट फॉर्म में, बदल लिया हमने किस फॉर्म में, मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्म में। मैग्नीट्यूड है 10, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस 60 डिग्री, एंगल फ्रॉम वाई एक्सिस 45 डिग्री, एंगल फ्रॉम जेड एक्सिस 60 डिग्री। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल वेक्टर आज आपको मैं दूंगा वर्कशीट 2। वर्कशीट 2 में आपको वेक्टर रिप्रेजेंट करना सीख लेना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड एंगल फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म। और इसके 2 तरीके, व्हेन वेक्टर इज 2 डायमेंशनल और व्हेन वेक्टर इज 3 डायमेंशनल। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड एंगल फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म, एंगल इज 2 डायमेंशनल, एंगल इज 3 डायमेंशनल। इसी के 3 डायमेंशन के एग्जांपल और इसी पर कुछ बातें करूंगा मैं, और आज आपको मैं यहां तक दे दूंगा।
हमारा फोकस आज रहा है वेक्टर लिखना सीखना। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2 तरीके से करते हैं, ठीक है। आपको वर्कशीट 2 प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है वेक्टर सीखने के लिए, ए वेरी कंसेप्चुअल वर्कशीट। तो आज आपको मिल जाएगा वेक्टर का नोट्स और एक कंसेप्चुअल वर्कशीट विच इज वर्कशीट 2। ओके, थैंक यू।